चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ज़िंदगी में एक ख्वाब तो लाजमी देखा होगा और आप सीए कर भी इसलिए रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे कमाने हैं। ऐसे ही है ना? सीए क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। तो क्या आप पैसे कमाएंगे वो गवर्नमेंट छोड़ देगी? गवर्नमेंट छोड़ेगी? भाई वो आपकी हड्डियों में घुसेगी और क्या करेगी, अपना शेयर जो है वो लेके जाएगी। क्यों? बिकॉज जब आप पैसे कमाएंगे और गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेके जाएगी, वो किन को देगी? फौज को देगी। और वो क्या करेगी आपको पता है फिर। तो इसके लिए हमने फिर देखना है कि अब हमारा इनकम टैक्स जो है उसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता। आपका इनकम टैक्स जो है बेसिकली याद रखिएगा, जो कैफ लेवल का इनकम टैक्स है ना, आप अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिकली सीख लेते हैं, आप इंडिविजुअल्स की, सैलरीड की, स्मॉल बिजनेसेस की रिटर्न्स तक फाइल कर सकते हैं। इतना ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। पेपर पास करना है तो आपका ये 60 से अराउंड 75 मार्क्स का एरिया जो है ऑफिशियल ग्रिड में बनता है, जिसमें से एक चैप्टर आपका सुपर इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से आपको उसने कंफर्म जो है वो क्या करना है, 20 नंबर का पेपर जो है वो पूछना ही पूछना है। तो जब हम बिज़नेस के ऊपर आएंगे तो आपने इस चीज़ को 100% जो है वो क्या करना है, वो आपने लेके चलना है, आपने इसको तैयार करना है ताकि आपका पेपर जो है वो पास हो सके। आपका पेपर पास या फेल दो चीज़ों से ही होना है, सेल्स टैक्स और बिज़नेस से। जिसको सेल्स टैक्स आता है, बिज़नेस आता है, उसका पेपर पास है। जिसको नहीं आता उसका पेपर क्या है, फेल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स पे। बुक का हमारी चैप्टर नंबर 1 होगा। आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 4 और 13 और 11 बनता है, 3 चैप्टर हैं, बट हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाम क्या है इसका, इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। एक है इनकम और दूसरा है हमारे पास टैक्स। इनकम किसे कहते हैं? गरीब आदमी हमेशा तनख्वाह की सोचता है। इनकम किसे कहते हैं? इनकम किसे कहते हैं? आमदनी को कहते हैं यार। जैसे आपने वो न्यूज़ सुनी होगी कि बरकी रोड पे वो गिरा था ड्रोन, तो एक बंदा आया लड़का, उसने बाइक पे रखा, जाके बेच दिया। अब जो उसको बेच के पैसे मिले होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, इनकम। जैसे ये भाई साहब जो हैं, ये तेरी आपकी बात नहीं कर रहा, या अगर यही भाई साहब जो है वो SBI का पोर्टल लेते हैं और आगे बच्चों को बेच रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये का, पैसे कमा रहे होंगे, वो क्या कहलाएगी, इसकी इनकम जो है वो कहला रही होगी। तो सबसे पहले हमने बात करना है कि इनकम किसे कहते हैं। जैसे सबा लोड वाली है, वो क्या करती है, इनकम कमा रही है। तो इनकम क्या होती है, आमदनी। आपने बुक के ऊपर चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है कि कौन सी चीज़ रीड ओनली है, कौन सी चीज़ याद करने वाली है। इनकम टैक्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है, आपके अराउंड 15-16 चैप्टर है इनकम टैक्स के, वॉल्यूम इसका बहुत बड़ा है। लेकिन हर चीज़ जो है वो याद करने वाली नहीं है, समझने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है, क्रैमिंग वाली चीज़ें जो हैं वो इनकम टैक्स में कम है। आपको अगर ये लगता है कि टैक्स को रट्टा मारना पड़ेगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली फजूल चीज़। आप रट्टे मारे बगैर ही समझ के अपनी वर्डिंग में लिख के क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं, इनकम में क्या कुछ आएगा, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपकी इनकम की डेफिनेशन है। पेपर में वो आपसे इनकम नहीं कहेगा कि भाई डिफाइन इनकम। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए, बट पेपर में वो आपसे नहीं पूछेगा कि इनकम क्या होती है, बट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, रीड ओनली होगी, आप इसको याद नहीं करेंगे। अब इनकम का क्या है, अगर देखें तो हम जो कानून पढ़ रहे हैं डैट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके मुताबिक, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक कोई भी इनकम, कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम
जो आपने कमाई है आप उसके ऊपर अगर टैक्स पे कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। आप सैलरी कमाते हैं, आप सैलरी लेके आएंगे, आप गवर्नमेंट को क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। इट्स मीन सैलरी इज़ योर इनकम। आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दी हुई है, आपका एनुअल रेंट आ रहा है, पहुँच जाएंगे भाई कितना रेंट कमाया, ठीक है टैक्स लेके जाएंगे। रेंट क्या है? आपकी इनकम है। आपकी दुकान है, दुकान चला रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये क्या करेंगे? आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेंगे, क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। आप घर बेचते हैं, घर लिया आपने करोड़ का और आपने सेल कर दिया 1.5 करोड़ का, कितना प्रॉफिट हुआ? 50 लाख का। क्योंकि भाई प्रॉफिट है, हमें इस पर टैक्स पे करो, क्या होगा? इनकम होगा। तो इन शॉर्ट कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जिसके ऊपर आप हुकूमत को टैक्स पे कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी इनकम जो है वो कंसीडर हो रही होती है। गॉट इट? उसके बाद कोई भी रकम या कोई भी अमाउंट जब आपको मिले और उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाए, वो भी क्या कहलाती है? आपकी इनकम कहलाती है। जैसे अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक आपको प्रॉफिट ऑन डेट देगा, सूद देगा, इंटरेस्ट देगा, लेकिन उसमें से टैक्स काट के वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, इसलिए वो जो इंटरेस्ट डिडक्ट होगा जिस इनकम के ऊपर, जिस अमाउंट के ऊपर, वो क्या कहलाएगी? आपकी इनकम कहलाएगी। आपको डिविडेंड मिलता है, आपको टैक्स काट के डिविडेंड मिलेगा, वो क्या है? आपकी इनकम है। आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पेमेंट होगी लेकिन टैक्स काट के पेमेंट की जाएगी, दैट विल बी योर इनकम कंसिडर हो रही होगी। इसके अलावा ऑर्डिनेंस ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अगर किसी भी चीज़ को कह दिया ये आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर आपकी लॉटरी निकली है, अब लॉटरी तो निकली आपकी मुफ्त में है, फ्री में निकली है, 1 रुपया भी पे नहीं किया, बट इन्होंने कह दिया कि लॉटरी आपकी इनकम है, आपकी इनकम है, आप उस पर क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। आप कल को जाते हैं उसके शो में, फहद मुस्तफ़ा के शो में, डांस करते हैं, बाइक लेके आ जाते हैं, आप फ्री में लेके आए हैं बाइक, लेकिन वो इनाम है, इनाम इनके मुताबिक क्या होती है? इनकम होती है। आपको रॉयल्टी के पैसे मिलते हैं, आपके लिए क्या है? इनकम। तो अगर ऑर्डिनेंस ने जिस चीज़ को कह दिया आपकी इनकम है, वो भी क्या होगी? आपकी इनकम ही कंसिडर होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका लॉस होता है बेसिकली वो भी एक इनकम ही होती है। 1000 की चीज़ ली, 2000 रुपये की बेच दी, आपने कहा जी मुझे 1000 रुपये का मुनाफा हुआ है, समझ आती है। 1000 की चीज़ ली, 800 रुपये की बेच दी, क्या हुआ? 200 रुपये का नुकसान हुआ है। ये नुकसान बेसिकली नेगेटिव इनकम है, इस पर टैक्स नहीं पे करेंगे, बट बताएंगे कि भाई 200 रुपये का मुझे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। गॉट इट? तो ये तो हमारे पास हो गई इनकम। अब सवाल ये है कि इनकम हम कमा कैसे सकते हैं? लाइक अगर आपने इनकम कमानी है तो किन किन ज़राए से इनकम कमा सकते हैं? बताएं, कहाँ से इनकम कमा सकती हैं आप? सैलरी से। कहाँ से? कौन सा? कोई सा भी बिजनेस नहीं, मैं एग्जाम्पल्स में सोर्सेज पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने ज़िंदगी में वो ख्वाब देखें कि पैसे कहाँ से कमाएंगे? स्मगलिंग। कौन बोला है? बड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा पक्का पक्का। फर्म खोल के, खोल ही ना ले, कैसे पैसे कमाएंगे आप? कौन सा? कमेटियाँ खाने वाला? कोई भी बिजनेस, कौन सा बिजनेस? कोई एग्जाम्पल बिजनेस की? कोई क्लोथिंग ब्रांड हो गया। कहाँ से पैसे कमा सकते हैं? कौन सी जॉब? कहाँ पे? किस चीज़ की? कोई नहीं पैसे मिलते। हाँ जी, कहाँ से पैसे कमा सकते हैं? कौन सा बिजनेस? तो प्रॉपर्टी का बिजनेस करके। ओके, कौन सा? कोई भी बिजनेस। कल को वो घर के सामान बेच दिए, ये भी कारोबार ही होता है, कबाड़िए वाला, उससे पैसे कमाने हैं। हाँ भाई, कहाँ से पैसे कमा सकते हो? किस चीज़ का? कोई भी रेंट पे। रेंट पे तुम चर्च बेच रहे हो, वो पे तुम्हारी इनकम है। रेंट किस चीज़ पे बेच रहे हो? प्रॉपर्टी का रेंट पे। प्रॉपर्टी, ठीक है। तेरे से पूछा नहीं मैंने अभी। होटल बिजनेस हो गया। कोई भी काम करके। तो जुम्मे के दिन जाके आपने जुम्मे के बाहर बैठ जाना है
और सारे नमाज पढ़ रहे होंगे, आपने चप्पल उठा के भाग जाना, तो भी काम ही हुआ। तो फिर कोई भी काम तो ये भी होता है, अल्लाह के नाम पे दे के शुरू हो गया वो, तो कौन सा काम? मुझे वो काम बताएं, कैसे पैसे कमाएंगे? कभी सोचा है सीए करके नौकरी करनी है? अगर अच्छी पे ना मिले तो क्या करोगे? मतलब कारोबार नहीं करना कोई? किस चीज़ की? राफाल बना के बेचना, एटलीस्ट हमारे थप्पड़ भी थोड़ा बहुत चल जाएंगे। हाँ भाई, प्रॉपर्टी सेल परचेज, ओके। इन्वेस्ट है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई तू? शुक्र है स्टॉक मार्केट का है, वरना वो आजकल वो भी इन्वेस्टमेंट है ना कि भिखारियों में इन्वेस्ट करो। हर चौक पे अपने 3-3 भिखारी खड़े कर दो, बड़ी अच्छी इनकम आती है उनसे भी। हाँ भाई, कहाँ से पैसे कमाओगे? हैं? क्या कह रहे हो? टैक्स चोरी करके पैसे नहीं कमाए जाते? कैसे कमाओगे? किसका टैक्स चोरी करोगे? हाँ ये तो गया। किसका टैक्स चोरी करेगा? किस कंपनी का करेगा? तो भाई नौकरी कर रहे हैं ना, तुझे पैसे किसके मिल रहे हैं? नौकरी के मिल रहे हैं। कौन टैक्स चोरी के पैसे कमा रहा है तू? कहाँ से कर लेगा? मैंने तो कभी हराम काम किया नहीं है, शक्ल पे नज़र आ रहा लिखा हुआ है। हाँ भाई, कहाँ से पैसे कमाओगे? कौन सा बिजनेस करोगे? सुनील मंच 2.0? हाँ भाई, कौन सी प्रॉपर्टी? कोई भी प्रॉपर्टी। कहाँ से पैसे कमा सकते हो? तो भैया आप जॉब करके लॉस में जाओगे, जाके पूछो आतिफ आप जी से, रो रहे होते हैं बैठ के, लॉस में हो गए। फिर वो झूठ बोलती है ना, स्मगलिंग से ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा। आगे ना कभी आए उसके हथी एफसी के, तो पक्का पक्का ऊपर जाएगा। 2 फायर मारने। तो इसका मतलब अगर आपने अभी सारे ज़राए बताए हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जायदाद किराए पे दे रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप जितने भी सोर्सेज ले आएंगे ना, हमने आपकी इनकम को इन 5 सोर्सेज में जो है वो डिवाइड किया होगा। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, यू कैन से डैट ये 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी इनकम टैक्स की पूरी छत जो है वो खड़ी हुई है। सबसे पहले आपका आता है डैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको जो नौकरी के तहत पैसे मिलेंगे वो हमेशा कहाँ पे जाएंगे? आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे, कमीशन एजेंट है, टीचिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, जो पैसे नौकरी से आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे? आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। अभी आप लोगों ने कहा कि जी हम प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दे देंगे, तो आप किराए से पैसे कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें जा रहे होंगे। उसके सब ने कहा जी बिज़नेस करेंगे, कोई कबाड़िया बन जाता है, कोई दुकान खोल देता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो कहाँ पे जाएगा? आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। आपने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स बेचेंगे, ज़मीनें बेचेंगे, प्रॉपर्टी का काम करें, ज़मीनें बेच रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। और सबसे मज़े का है एंड पे अदर सोर्स, कि वो इनकम जो पहले 4 हेड्स में से किसी का पार्ट नहीं बनती, वो किसका पार्ट बनती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। जैसे कल को भाई स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, पैसा आ रहा है, पहुंच जाएंगे भाई पैसा कहाँ से आया? अब जस्टिफाई तो कर नहीं सकते मैंने हलाल कमाया है, क्या कहेंगे? मैंने स्मगलिंग की है। तो कहाँ डालेंगे पकड़ के? वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल रहे होंगे। ये भाई साहब पोर्टल लेके बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट होगा, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। अब किसी भी इनकम का नाम ले लें, कोई भी इनकम का नाम लें, वो इन 5 में से किसी ना किसी एक हेड में ही क्या कर रही होगी? फॉल कर रही होगी। बताएं कोई इनकम जो इन 5 में ना आती हो। है ट्रांसफर पेमेंट इनकम थोड़ी होती है। इनकम क्या होती है? पैसे कमाना। ट्रांसफर पेमेंट कौन से पैसे कमाए हैं? अदर सोर्स। माँ बाप के अलावा कोई भी आपको गिफ्ट देगा, एफपीआर के मुताबिक वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। इसलिए तोहफा लेने से और देने से गुरेज करें। और बताएं है अदर सोर्स। और स्मगलिंग हो गई है, और बता
किडनैपिंग अदर सोर्स, बोरी वाली लाशें अदर सोर्स, स्नैचिंग आईफोन लेके बेचने वाले अदर सोर्स। कौन सा बोनस किसको मिलता है? सैलरी, सैलरी में जाएगा। और बताएं, ले आप लोगों का स्कोप भी बड़ा लिमिटेड है। अदर सोर्स, अदर सोर्स, कोई हलाल की इनकम सोचिए जिंदगी में कभी। डोंट बी नरेंद्र मोदी, बताएं कोई एग्जाम्पल दें। फितराना लेने वाली औरतें, सही कह तूने, अदर सोर्स। भाई बताओ ना, आप इनकम का नाम लें, आप कोई भी इनकम का नाम लें। कमेटी, कमेटी इज़ नॉट अ इनकम। वो आपका एक सेविंग प्लान होता है कि आप हर महीने 10-10 हज़ार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 महीने के लिए आपको लमसम पेमेंट मिल रही है। वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी सेविंग है, वो आपने कंपाउंडिंग की एक सॉर्ट ऑफ। और बताएं कोई इनकम आप लोगों ने कोई पैसे ज़िंदगी में कमाने हैं कमेटियों के अलावा? कहाँ से कमाने हैं? सोचें, कोई एग्जाम्पल दे ना किसी भी कारोबार की, किसी भी इनकम की। फैमिली व्लॉगर बन जाएं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और बताएं, बताएं कोई भी इनकम का नाम ले लें यार। चलिए ठीक है, इंसान इतना ही नल्ला है कि उसने कभी सोचा भी नहीं कि पैसे कहाँ से कमा सकता है। एटलीस्ट आपके ड्रीम्स जो हैं वो तो बड़े होने चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट। और बताएं, यूट्यूबर बिजनेस, फैमिली व्लॉगर का बिजनेस है ये। गेम खेल के पैसा कमाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पैसा है वो आएंगे, भाई पैसा कहाँ से कमाया? गेम खेल के। ना सैलरी है, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल है, ना कहाँ जाएगा वो? अदर सोर्स में डाल देंगे पकड़ के। आप जाके अदर सोर्स पे सेक्शन पढ़ेंगे आगे जाके, वो कहता है कोई भी इनकम या कोई भी एसेट जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। और बताएं, ट्रेडिंग वाली कौन सी? अमेजोन अलग है, ट्रेडिंग अलग है। इतने अगर पैसे कमा लोगे तो अदर ये, अगर आप रजिस्टर तो फिर आप, अगर आप रजिस्टर ऑफिशियल ब्रोकर्स में आते हैं फिर आपका बिजनेस है ये। और बताएं, पार्किंग टिकट्स, ये पार्किंग के ठेके लिए होते हैं, कारोबार है आपका, ठेका लेके बैठ गए। इमरान खान नहीं ना, घड़ी एक ही बेची आज तक। और बताएं, और बताएं क्या? मैंने पैसे कमाए नहीं आज तक। तो आप अगर देखें, आप ज़िंदगी में किसी भी इनकम को लेके आए, वो इन 5 हेड्स में ही क्या होना है, आपका क्लासीफाई होना है। तो बेसिकली हमने इन 5 हेड्स की क्लासिफिकेशन जो है वही क्या करनी है, सीखनी है। तो हमने यहाँ पे देखना है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने देखना है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम देखेंगे आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सबको अगर हम जमा कर दें तो ये मेरे पास क्या आती है, ये मेरी टोटल इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरी ये टोटल इनकम जो है वो कहला रही होती है। तो अगर ज़िंदगी में कोई बंदा आपसे पूछे व्हाट इज़ टोटल इनकम, द सिंपल आंसर इज़ डैट सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इज़ नोन टू बी अ टोटल इनकम। कि सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, जितनी भी पैसे कमाए हैं आपने, वो उसको जमा कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी टोटल इनकम जो है वो कहला रही होगी। क्या टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, जितने ज़िंदगी में पैसे कमाए हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, टोटल इनकम कहला रही होती है। गॉट इट? अब सवाल ये है कि ये इनकम की कोई कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, बिकॉज ये जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे
इसके ऊपर जो भी टैक्स का रेट होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो सवाल ये है कौन सी इनकम, कितने अरसे की इनकम, कितने टाइम की इनकम, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे समझना है। अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके होंगे या अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे, ITA वगैरह आप लोगों के पास हुई है तो यहाँ बैठे हुए हैं, वरना फेल हुए होते फिर क्यों हमको दे रहे होते पेपर दोबारा। तो आप वहाँ पे फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आए हैं। फाइनल अकाउंट्स में आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका प्रॉपर अगर आप देखें तो वो क्या होता है, हमेशा उसको आप डिस्कस करते हैं, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, कि आप एक साल का क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है, 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। आप इस डेट से लेके इस डेट तक की क्या करते हैं, सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, आप इसमें से लेस करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाते हैं, आपके पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, आप इसमें से एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं, आपके पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो बेसिकली आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होता है कि भाई जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये 12 महीने का अरसा है, इन 12 महीनों में मैंने कितनी सेल्स की हैं, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, क्या मेरे एक्सपेंसेस थे, कितना मेरा नेट प्रॉफिट आया, वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह अकाउंटिंग में प्रॉफिट आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्स में भी आपकी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ना। लेकिन टैक्स में जब हम अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होंगे। क्या कहेंगे हम उसको, टैक्स ईयर कह रहे होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब टैक्स ईयर बेसिकली क्या होता है, हमने उसको यहाँ पे समझना है क्या है और किस तरह से है। देखिए आपने कहा आपके घर से बिजनेस था कि जॉब थी आपकी, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी भाई साहब कर रहे हैं, रेंट पे बेच रहे हैं घर या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी पे इनकम आ रही होगी, आ जाएंगे भाई टैक्स पे करो। कितनी इनकम पे टैक्स पे करोगे, ये कहेंगे भाई मैं तो 11 महीने बेरोजगार रहा हूँ, कोई घर नहीं मैंने बेचा, घर एक ही बेचा है, तो क्या क्या 1 महीने की इनकम पर टैक्स पे करना है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि नहीं है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स ईयर कहते हैं। टैक्स ईयर बेसिकली हमारे पास 3 तरह के जो हैं वो डिस्कस होंगे। अकाउंटिंग ईयर एक ही होता है, लेकिन टैक्स ईयर हमारे पास 3 तरह के हैं। एक मेरे पास आएगा, उसको हम कहेंगे डैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर। एक मेरे पास आएगा, उसको हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। और थर्ड मेरे पास आएगा, उसको हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और थर्ड मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। अकाउंटिंग में किसी भी ईयर की कोई टाइप नहीं होती, एक ही है फाइनेंशियल ईयर। बट टैक्स में क्या है, आपके पास 3 तरह के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। नॉर्मल टैक्स ईयर सबसे पहले बात करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर बाय डिफ़ॉल्ट हर एक रजिस्टर्ड पर्सन का यही होता है। आपने ज़िंदगी में कभी टैक्स पे नहीं किया, कभी भी आपकी इनकम नहीं कमाई, जैसे आप इनकम कमाते हैं जाके FBI में रजिस्टर्ड होंगे, आपका टैक्स ईयर क्या होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर ही होगा। नाउ व्हाट इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर? रिमेंबर, वो पीरियड दैट एंड्स ऑन 30 जून। 12 महीने का वो अरसा जो 30 जून पे ख़त्म होगा, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। 12 महीने का वो अरसा जिसकी एंडिंग डेट क्या है, 30 जून। आपके लिए रेलेवेंट क्या है, एंडिंग डेट। आपकी अगर एंडिंग डेट 30 जून है जिस भी टैक्स ईयर की, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका मतलब शुरू कब होगा, शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2025 को, ख़त्म होगा जाके 30 जून 2026 को।
शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 24 ख़त्म हुआ होगा 30 जून 2025 को, शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2019 को, ख़त्म हुआ होगा 30 जून 2020 को। आपने हमेशा एंडिंग डेट देखनी है। जिस टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जो है वो 30 जून है, जिस टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जो है वो 30 जून है, उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर। 12 महीने हैं, शुरू कब से हुए हैं, जुलाई से, ख़त्म कब होंगे, जून में। तो आपने जुलाई से लेके जून तक की क्या करनी है, अपनी इनकम की कैलकुलेशन करनी है। कब से कब तक, जुलाई से लेके जून तक। जनवरी मैटर नहीं करता, कब से स्टार्ट करना है, जुलाई से, ख़त्म कब करना है, जून तक। ये जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। ये साल कौन सा चल रहा है, 2000 कौन सा, ये 25। सवाल ये है कि इनको हम कैसे बताएंगे ये कौन सा टैक्स ईयर है। ये तो हमें लग गया पता कि भाई 30 जून ख़त्म हो रहा है, तो ये कौन सा साल है, 25, 24, 26। तो आपने इसका फैसला करना है एंडिंग ईयर के ऊपर। ये कब ख़त्म हो रहा है, 2026 में, इसको हम कहेंगे ये टैक्स ईयर 26 है। ये कब ख़त्म हो रहा है, 25, टैक्स ईयर 25। ये कब ख़त्म हो रहा है, 20, टैक्स ईयर क्या कहलाएगा, 20। तो जिस साल में आपका 30 जून एंड होगा, हम इसको उसी साल से क्या करेंगे, डिनोट कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा जाता है टैक्स ईयर 2022, इसका मतलब क्या है, ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 21 पे और ख़त्म होगा 30 जून 2022 पे। ये जो 22 लिखा हुआ है, इट शोज कि दिस इज़ द एंडिंग डेट, 30 जून 2022 की बात हो रही है। अगर कहीं पे लिखा होगा टैक्स ईयर 16, इसका मतलब है इसकी एंडिंग डेट क्या है, 30 जून 2016 है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। इसे जल्दी से एक बुक से पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। ध्यान से पढ़िएगा बुक से। पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, डैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर। देखिए, हमने कहा कि 1 जुलाई 2000 से स्टार्ट करना है और आपने ख़त्म करना है 30 जून को। जब आपका ईयर एंड होगा 30 जून को, तो बेसिकली आपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने होंगे। ऐसे ही है ना, इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंट्स क्लोज होंगे, फिर आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेशन होगी। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपका एक एग्रीकल्चर बिजनेस है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का तो पीक सीज़न तो गर्मियाँ होती हैं। आप हार्वेस्टिंग कब करते हैं, गर्मियों में करते हैं। गंदम अब कट रही है, दिसंबर में नहीं कटती। चावल अब होंगे, दिसंबर में नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है हार्वेस्टिंग का कि भाई जून के महीनों में तो क्या कर रहे होंगे, वो तो हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे। तो उनका काम ही शुरू कब हुआ है, गर्मियों में शुरू हुआ है। तो क्या उनके लिए पॉसिबल होगा कि क्लोज कर लें ईयर। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, आपका आमों का बाग है। अब आम कब आते हैं, गर्मियों में आते हैं। तो भाई आपका तो इन्वेंट्री आनी ही गर्मियों में है, आपने तो बेचनी ही गर्मियों में है। तो क्या आप 30 जून को इसको सेल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं अकाउंट्स अपने? नहीं। कहाँ क्लोज करेंगे, सेल्स भी कुछ नहीं होनी, अभी सेल्स तो शुरू हुई हैं, एक्टिविटी स्टार्ट ही हुई हैं आपकी। आप एक और एग्जांपल ले लें, जो होते हैं आपके रिटेल बिजनेस
ये जो बड़े बड़े आपके आउटलेट्स बने हुए हैं, कारफूर वगैरह हो गए, इनका भी पीक सीज़न जो है वो गर्मियाँ होती हैं, सेल्स लगाते हैं, ऑफर्स लगाते हैं। सिमिलरली कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पेरेंट कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी ब्रांच जो है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। अब एक कंपनी यूएसए में, उसका एक ब्रांच जो है वो कहाँ ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में। अब यूएसए में वो टैक्स पे करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और अगर पाकिस्तान में वो टैक्स पे कर रहे हों जुलाई से लेकर जून तक, तो क्या उनके लिए रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं हो जाएगी? वो उसकी अलग रिपोर्टिंग जा रही है, इसकी अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, वो कहते हैं कि यार आपको टैक्स चाहिए, हम टैक्स दे सकते हैं, बट वी कांट फॉलो दैट पीरियड। मुझे बताएं, दिसंबर के महीने में सेल्स होंगे एसी के जून के महीने में सेल्स होंगे? जून के महीने में। तो अगर आप अप्लायंसेस बना रहे हैं, आप फ्रिज बना रहे हैं, आप एसी बना के बेच रहे हैं, आपकी मैक्सिमम सेल किस महीने हो रही होगी? जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ ही बेच रहे होंगे कि दिसंबर में बेचेंगे? तो अगर आपको पता है कि आपका पीक सीजन है ही जून का, और ये आते हैं भाई टैक्स पे करो, तो क्या करेंगे आप अकाउंट क्लोज करने बैठेंगे, यहाँ एक्टिविटीज़ लगाएंगे, कहेंगे भाई दिमाग ख़राब ना कर, निकल यहाँ से, हम तुम्हें टैक्स चाहिए 12 महीने का, हम तुम्हें 12 महीने का टैक्स पे कर देंगे, बट वो क्या होना चाहिए? वो इसके अलावा होना चाहिए। जैसे अगर आपके आम के बागात है, आप कहें ठीक है भाई हम टैक्स पे कर देंगे, आपको टैक्स चाहिए 12 महीने की इनकम पे, हम आपको 12 महीने की इनकम पे ही टैक्स पे करेंगे, बट वो 12 महीने ये नहीं होंगे, वो हमारी मर्जी के होंगे, जिसमें हम कन्वीनियंट हैं, जिसमें हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे? आपको उसका टैक्स पे करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? टैक्स ईयर विच इज अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। जो क्या होता है आपका नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। मैं अभी हमने बात की कि हम इस पे क्यों जाते हैं, हमारी ऑपरेशनल डिफिकल्टी है। जैसे हार्वेस्टिंग के बिजनेस की बात की है, भाई हमारा काम होता है गर्मियों में है, जब हम काम ही गर्मियों में करें, हम क्या आपको इनकम बताएंगे? कहाँ क्लोज करेंगे? जून में। बैंकिंग सेक्टर है, वो कहता है भाई हमारा ईयर ही नहीं बनता। आपका रिटेल सेक्टर हो गया, वो कहते हैं भाई हमारी सेल्स ही यहाँ पे होती हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं कि वो जून में तो काम कर रहे होते हैं, उनका काम ही शुरू कहाँ हुआ है? जून में, गर्मियों में हुआ है। आप उन्हें कह रहे हो ईयर एंड करो, हमें टैक्स पे करो, वो कहते हैं भाई हम आपको टैक्स पे कर देंगे, आपको पूरे 12 महीने की इनकम पर टैक्स पे करेंगे, बट वो पीरियड ये नहीं होगा, इसके अलावा होगा। तो रिमेंबर, अ टैक्स ईयर विच इज अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर इज सेड टू बी अ स्पेशल टैक्स ईयर। जो नॉर्मल के अलावा होगा उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। अब कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरा टैक्स ईयर शुरू होगा 1 जनवरी 2026 पे और ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2026 पे। कितने महीने बन रहे हैं? कितने महीने बन रहे हैं? तो आप कितने माह का टैक्स पे कर रहे हैं? 12 माह का टैक्स पे कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को टैक्स कितने माह का चाहिए? 12 महीने की इनकम। भाई 12 महीने ही है, बट ये इसके अलावा है, ये हमने डिसाइड किया, बिकॉज हम क्या है इसके ऊपर कन्वीनियंट है। यू माइट बी सिलेक्ट, आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 मार्च 2022 को, ख़त्म हुआ 28 फरवरी 2023 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2023 को, ख़त्म हुआ 30 सितंबर 2024 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अगस्त 2020 को, ख़त्म हुआ जाके आपका 31 जुलाई 2021 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 नवंबर 2025 को, ख़त्म हुआ जाके आपका ये 31 दिसंबर 2026 को। तो रिमेंबर, ये कोई भी हो सकता है, ये आपने डिसाइड करना है। ये किसने डिसाइड करना है? आपने डिसाइड करना है। हुकूमत को क्या चाहिए? कितने माह की इनकम पे? तो भाई ठीक है ना, हमारे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम की कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं, हम इजी हैं। यहाँ पे आपको इनकम 12 माह की बताई, आपको टैक्स भी क्या दिया? 12 महीने का दिया। तो इस है स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर?
अ टैक्स ईयर विच इज़ अदर देन अ नॉर्मल टैक्स ईयर, उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। क्लियर है ये क्लियर है? सवाल ये है हम डिनोट कैसे करेंगे। इसका तो हमें लग गया था पता कि भाई जिस साल का जून आ रहा है उसी से हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। अगर 30 जून 2027 है इसका मतलब टैक्स ईयर 27 है, 2019 मतलब टैक्स ईयर 19 है। इसका तो ईयर एंड जून है ही नहीं, तो कैसे फैसला करेंगे। इसके लिए याद रखना कि ईयर एंड के बाद जो आपका जून होगा हमेशा आप उसी से ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून जिस साल में आएगा आप हमेशा उससे ही शो करेंगे। ये कब खत्म हुआ है? 31 दिसंबर 2026। इसके बाद जून कब आ रहा है? 27 में। ये क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 27। ये कब खत्म हुआ है? 28 फरवरी 2023। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 30 जून 2023। ये मेरा क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 23। ये कब खत्म हुआ है? 30 सितंबर 2024। कब आएगा जून अगला? 25 में। इसे हम क्या कह देंगे? टैक्स ईयर 25 कह देंगे। ये कब खत्म हुआ है? 31 जुलाई 21 में। इस तारीख के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आएगा? 30 जून 2022 में। इसको हम किससे शो करेंगे? 22 से। ये कब खत्म हुआ है? 31 दिसंबर 2026 में। नेक्स्ट जून होगा हमारे पास टैक्स ईयर 27 जो है वो होगा, है नॉर्मल। कोई भी टैक्स ईयर जो अगर जून पे एंड होगा वो तो नॉर्मल है, जो जून के अलावा जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। तो ईयर विच एंड्स ऑन जून इज ऑलवेज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, और जो जून के अलावा एंड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम टैक्स ईयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा किसकी बात करते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर की। क्लियर है ये? अब हमारे पास थर्ड आता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? तब्दीली जो आई नहीं इस मुल्क में, कि आप एक स्टेट से कहाँ जा रहे हैं? सेकंड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये जो बीच का अमल होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कह रहे होते हैं। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स ईयर है एज ऑफ टुडे, शुरू हुआ था 1 जुलाई 2024 पे और ख़त्म होगा 30 जून 2025 को। हम करंट इस टैक्स ईयर में, ये कौन सा है? नॉर्मल का स्पेशल? ये आपके पास है कौन सा? नॉर्मल टैक्स ईयर। आप चले गए किसके पास? एफबीआर के पास, कि बहुत मुश्किल हो रही है, आई कांट लाइक फॉलो डैट ईयर, मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, डिफ़िकल्ट है, काइंडली मुझे कोई और ईयर अलाउड कर दे। मैं आपको 12 माह का टैक्स पे कर दूंगा बट मैं यहाँ का नहीं पे कर सकता। आप ठीक है, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे न्यू टैक्स ईयर दे दिया जाए। अब आपका जो न्यू टैक्स ईयर जो आपने डिमांड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो शुरू होता है 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा और ख़त्म होगा जाके ये 31 अक्टूबर 2026 को। ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब देखें आपने इस तारीख से लेके इस तारीख तक इनकम कमाई, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इनकम अर्न की आप वो गवर्नमेंट को बताएंगे और उस इनकम के ऊपर क्या करेंगे? आप टैक्स जो है वो पे कर देंगे। इन शॉर्ट आप इस पीरियड की क्या करेंगे? रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। ठीक है, 30 जून तक की हमने फाइल कर। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में हम नवंबर से लेके अक्टूबर तक की क्या करेंगे? अपनी इनकम के ऊपर क्या कर रहे होंगे? टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। ऐसे ही है, आज मैंने ये पे कर दिया, मुस्तकबिल में मैं इस डेट से लेके इस डेट तक टैक्स पे करूंगा। ऐसे ही है। तो भाई ये तो मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये मेरा क्या बना? स्पेशल टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर
सा है 25, ये मेरे पास टैक्स ईयर कौन सा बना, टैक्स ईयर 27। ईयर एंड के बाद देखना है नेक्स्ट जून कब आ रहा है, 27 में, ये बन गया 27। अब ज़रा मुझे ध्यान से बताइएगा, यहाँ से लेके 1 जुलाई 2025 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक, ये कितने महीने बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बनते हैं। क्या ये 4 महीने हमने कोई इनकम, कोई आमदनी क्या नहीं कमाई होगी, कमाई होगी ना। मैंने अपना टैक्स ईयर चेंज किया है, देखिए क्या ये है कि मैं यहाँ तक था, अब यहाँ चला गया, और ये 4 महीने जो हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें मैंने कोई काम ही नहीं किया। जाहिर पता काम किया होगा, पैसे कमाए होंगे, तो क्या इन 4 महीने का टैक्स मुझे गवर्नमेंट माफ़ कर देगी, कभी भी नहीं। वो कहती है कि भाई जब आपने अपना टैक्स ईयर चेंज किया, आप उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो ये एक गैप जनरेट हुआ था 4 महीने का, ये 4 महीने कहीं भी कवर नहीं हो रहे। अभी 12 माह का टैक्स यहाँ पे कर रहे हो, मुस्तकबिल के 12 माह आप यहाँ पे कर दोगे, तो ये 4 महीने जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये गैप जनरेट हुआ है। क्यों? बिकॉज आपने टैक्स ईयर चेंज किया है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। आप क्या करेंगे, आप इन 4 महीने की इनकम के ऊपर सेपरेट टैक्स पे करेंगे, आप इसकी सेपरेट रिटर्न क्या कर रहे होंगे, जमा करवा रहे होंगे। अब देखें कब खत्म हुआ ये, 31 अक्टूबर 2025 को। इसके बाद जून कब आता है, वेरी नेक्स्ट 26 में, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 26। तो भाई 25, 26 और 27 आपकी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो पूरी होती है। तो व्हाट इज़ अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, कि जब भी आप टैक्स ईयर चेंज करते हैं, आप कोई भी टैक्स ईयर चेंज करते हैं, आप एक टैक्स ईयर से सेकंड टैक्स ईयर पे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गैप जनरेट होगा। पहले आप नॉर्मल में थे, अब आप चले गए हैं स्पेशल में, या पहले आप स्पेशल में थे, अब वापस कहाँ आ गए हैं, नॉर्मल में। तो वो जो गैप जनरेट होगा चेंज करने की वजह से, उस गैप को, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। और हम इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की सेपरेट रिटर्न जो है वो क्या कर रहे होंगे, फाइल कर रहे होंगे। मतलब ये जितने महीने होंगे, 1, 2, 3, हम इनका सेपरेट इनकम बताएंगे और इनके ऊपर टैक्स जो है वो क्या करेंगे, सेपरेटली पे कर रहे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी से ज़रा पढ़ लें, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल, फिर हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि टैक्स ईयर चेंज करने का मेथड क्या है, तरीक़ेकार क्या है। शाबाश। अब आप अगर कहें कि हमने इसको बुक से क्रैम करना है, तो नहीं करना। जितनी डिस्कशन की है आप इसको अपने अल्फाज में लिखें, अपनी अंग्रेज़ी में लिखें, आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 बातें हमने डिस्कस की हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर, द ईयर एंडेड ऑन 30 जून, ये क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर, यही लिख के आओगे आप लोग। व्हाट इज़ स्पेशल टैक्स ईयर, अ ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर इज ऑलवेज स्पेशल टैक्स ईयर, यही लिखना है। एंड व्हाट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, अ पीरियड ड्यू टू स्विचिंग ऑफ टैक्स ईयर, वो अब क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। गॉट इट? धीरे से बड़े पे आगे चलते हैं।
हाँ भी क्लियर है सबको। अब आई कैप का वन ऑफ द फेमस सवाल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। डेट इज़ अ चेंज इन टैक्स ईयर। और आई कैप में ये 3 नंबर का सवाल आप देखेंगे 5 पेपर में जाके कोई उसने 3 से 4 दफ़ा पूछा हुआ है इस चैप्टर में से। हमने देखा कि भाई हम नॉर्मल से कहाँ जा सकते हैं, स्पेशल में जा सकते हैं, तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास है कि ये हमारा टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा। चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसेस जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना है। तो याद रखिएगा, आप किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर से कहाँ जा सकते हैं, स्पेशल में जा सकते हैं। आप किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। आप स्पेशल टैक्स ईयर से वापस जो है वो कहाँ आ सकते हैं। चेंज है ये आपका अलाउ है। ये चेंज इंडिविजुअल के लिए अलाउ नहीं है, ये कंपनीज और एओपी वगैरह के लिए अलाउ है। इंडिविजुअल का टैक्स ईयर चेंज नहीं होता। वो किस में, आप और मैं किस में फॉल करेंगे, हमेशा नॉर्मल में फॉल करेंगे। ये किसके लिए है, कंपनीज वगैरह के लिए मोस्टली होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, टैक्स क्या करेंगे आप जाएंगे कमिश्नर के पास, और एक कमिश्नर है एफबीआर का, को जाएंगे और कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब है आप उसको दरख्वास्त देंगे, आप उसको एप्लीकेशन जो है वो देंगे कि सर मेरा टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर दिया जाए। प्रिस्क्राइब फॉर्म पे होती है, आपके पोर्टल के ऊपर होती है। जब हम रिटर्न्स डिस्कस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे कि जी मेरा टैक्स ईयर क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो भाई जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आप अपनी क्या करेंगे, कंपेलिंग नीड जो है, आप अपनी ज़रूरत जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे कि आप ये क्यों टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहे हैं। ये तो ये ना जब दिल किया टैक्स ईयर चेंज कर दें, आपने अपनी कंपेलिंग नीड, आपने अपनी ज़रूरत जो है वो क्या करनी है, शो करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं शुगर मिल है, मेरा सीज़न हार्वेस्टिंग का यही है, तो अगर मैं दिसंबर में क्लोज करूंगा, मेरी सेल्स नहीं है, मेरा रेवेन्यू नहीं है, सब कुछ क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। आप ये कह सकते हैं। आपका पोल्ट्री का बिजनेस है, आप कह सकते हैं भाई मैं सीजनल ऑपरेट करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपके फार्म्स हैं, आप कहें भाई सीजनल बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता। या आपकी कंपनी जो है वो सब्सिडरी है, आपका पेरेंट जो बाहर बैठा हुआ है, उसका टैक्स ईयर जनवरी से दिसंबर तक क्या है, आप कहते हैं मैंने वो अलाइन करना है। तो जो भी आपकी नीड होगी, जो भी आपकी ज़रूरत होगी, आप क्यों टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं, आप उसको बताएंगे। आप जब तक नहीं बताएंगे वो नहीं करेगा। आपने क्या करनी है, अपनी कंपेलिंग नीड शो करनी है। जी मेरा बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मेरा बिजनेस जो है रिटेल बेस्ड है, या मैंने अपनी जो कंपनी है हेड ऑफिस उससे अलाइनमेंट करनी है, वो जनवरी वाले हैं, हम यहाँ पे जून में बैठे हुए हैं। आप क्या करेंगे, अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो अब कहानी कहाँ पे आ गई है, कमिश्नर के पास। अब क्या आ गई है कहानी, कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास आपको दरख्वास्त ही पहुँच गई है, आपने अपनी ज़रूरत जो है वो बता दी कि भाई ये मेरी नीड है। अब इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है। एप्लीकेशन दी, कमिश्नर जो है वो अच्छा बच्चा था, उसने क्या कर दी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दी। क्या कर दी, एक्सेप्ट कर दी। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। वो ऑर्डर इशू कर देगा कि भाईजान हमने आपका टैक्स ईयर जो है वो आज से चेंज कर दी है, आपका ओल्ड टैक्स ईयर ये था, आपका न्यू टैक्स ईयर ये होगा जो लिखा होगा, और ये आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। वो ये ऑर्डर इशू करके क्या करेगा, कम्युनिकेट कर देगा कि आपने दरख्वास्त दी, मैंने दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली, आपका टैक्स ईयर क्या हो गया, आज से चेंज हो गया। अब आप फ्यूचर में ये रिटर्न इस डेट से लेके इस डेट तक की जमा करवाएंगे, और ये आपका क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, खुद ही बता देगा वो। सेकंड है उसके पास, वो क्या कर दे, आप एप्लीकेशन दें, वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन वो ऐसे रिजेक्शन नहीं करेगा कि आप दरख्वास्त दे के आए, वो कहते नॉट अप्रूव्ड, नहीं। वो क्या करेगा, पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी
ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, आपको सुनवाई का मौका देगा। आपको इशू होगा नोटिस कि फलानी डेट है, हमारे पास आए, जस्टिफाई करें हम क्यों आपका टैक्स ईयर चेंज करें। आपको बुलवाएगा, सुनेगा, जब प्रॉपर सुन लेगा जब निकलना यहाँ से, कहेगा भाई कैंसिल, कहेगा बोलो पेंसिल, आप बोलेगे पेंसिल, आपका टैक्स ईयर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा कि आपका टैक्स ईयर चेंज नहीं हो सकता। तो आपको सुनने के बाद फैसला देगा, सुने बगैर फैसला नहीं दे सकता। और अगर उसने आपका टैक्स ईयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो क्या आप अपील कर सकते हैं? यस, आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर के फैसले के खिलाफ। और अपील आप कहाँ पे करेंगे? बोर्ड में करेंगे, एफबीआर में करेंगे। एफबीआर का फैसला जो है वो हतमी होगा। एफबीआर के फैसले के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। है कमिश्नर के पास दरख्वास्त गई, आपने बताया, उसने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर ली, टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। और वो क्या करेगा, उसी वक्त नोटिस इशू कर देगा, इसका हमने टैक्स ईयर क्या कर दिया, चेंज कर दिया इस डेट से। ये आसान जिंदगी है। सेकंड है कि आप दरख्वास्त दे के आए हैं, उसने क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। लेकिन ये नहीं कहेगा आप सबमिट करें रिजेक्ट, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको कहेगा भाई फलानी डेट है, आ जाए हमारे पास, अपना केस लेके आए। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा कि आप जस्टिफाई करें वो आपका टैक्स ईयर क्यों चेंज करे। अगर आप कर गए तो ठीक है, अगर ना कर पाए फिर वो क्या करेगा, आपका टैक्स ईयर चेंज करने से इनकार कर देगा कि वही कांट चेंज योर टैक्स ईयर। फिर आप इसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, बोर्ड के पास जा सकते हैं। बोर्ड का फैसला क्या होगा, हतमी होगा, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। क्लियर है? इसमें एक थर्ड एक्सेप्शन और होती है, थर्ड केस। थर्ड केस है कि आपका ऑलरेडी टैक्स ईयर जो है वो चेंज था, मतलब पहले से ही आपने माजी में एप्लीकेशन दी थी, आपका टैक्स इन्होंने चेंज कर दिया हुआ था। ठीक है, आप अपना कोई नया टैक्स ईयर लेके चल रहे थे, लेकिन कमिश्नर को शक हो जाए कि यार आप तो डिजर्व ही नहीं करते, आपने जो उस वक्त अपने ग्राउंड्स लिए थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। या अगर उसको लग जाए पता कि आप इस फैसिलिटी को डिजर्व नहीं करते, तो वो क्या कर सकता है, उसने आपका टैक्स ईयर चेंज करके आपको फैसिलिटी दी थी, वो क्या कर सकता है, आपकी फैसिलिटी को विड्रॉ कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है। वो वापस कहाँ फेंक देगा, आपको नॉर्मल टैक्स ईयर में फेंक देगा। लेकिन ऐसा नहीं कहेगा कि सुबह उठा फ़ोन किया हाँ वे कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं करेगा वो। इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। कहेगा भाई हमें शक है कि जो आपने जब टैक्स ईयर चेंज करवाया था आपने ये ग्राउंड्स लिए थे कि ये आपकी नीड है, बट हमें लग रहा है ये तो नीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हम फैसला कर रहे हैं कि हम आपको टैक्स ईयर वापस जो है वो क्या करें, स्पेशल से नॉर्मल में मूव कर दें। मतलब जो उसने आपको पहले एक फैसिलिटी दी थी, पहले एक बेनिफिट दिया था, वो क्या करना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है। तो वो ख़त्म करने के लिए भी क्या करेगा, पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, आपको सुनेगा, फिर वो क्या करेगा, आपका कैंसिल कर रहा होगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है चेंज इन टैक्स ईयर का। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को चेंज इन टैक्स ईयर के समराइज करें तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल से स्पेशल में जा सकते हैं, आप स्पेशल से कहाँ जा सकते हैं, नॉर्मल में, आप एक स्पेशल से किसी और स्पेशल में जा सकते हैं, या आपको चेंजेस अलाउ हैं। ये कंपनी और बिजनेस की हद तक होती है, इंडिविजुअल की चेंजेस नहीं होती। सेकेंडली, कैसे प्रोसेस होगा, आप पहले जाएंगे, आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, दरख्वास्त देंगे, और आप उसमें अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, व्हाई यू वांट टू चेंज योर टैक्स ईयर। क्या ज़रूरत है जी, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरी नेचर है बिजनेस की, हार्वेस्टिंग पे हूँ, या ये मेरे पेरेंट के मैंने अलाइनमेंट करनी है। आप अपनी क्या करेंगे, बताएंगे रीज़न। उसके बाद आपने अप्लाई किया, अब बॉल किसके कोर्ट में है, कमिश्नर के। वो क्या कर सकता है, आप दरख्वास्त दे के आए, वो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर इशू कर देगा, इस बंदे का टैक्स ईयर चेंज हो गया है, ये इसका ओल्ड टैक्स ईयर था, फ्यूचर में इसका न्यू टैक्स ईयर ये है, ये इसका ट्रांजिशन, खुद ही बता देगा वो। सेकंड है, वो क्या करेगा, आपका टैक्स ईयर रिजेक्ट कर देगा। उसका क्या तरीकेकार होगा, ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, बुलाएगा, सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो वो क्या कर देगा, आपको इनकार कर देगा। और आप अगर वो इनकार कर दें, आप उसके फैसले के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, अपील में, बोर्ड के पास। और थर्ड है कि अगर उसने पहले से ही आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था,
वो वापस क्या कर सकता है, आपको नॉर्मल में भेज सकता है। अगर उसको लगे पता कि वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते जो आपने लिए थे, उसके लिए भी क्या करेगा, आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या करेगा भाईजान, आपका टैक्स ईयर जो है वो हम वापस क्या कर रहे हैं, नॉर्मल में शिफ्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका चेंज इन टैक्स ईयर। इसको भी एक दफ़ा बुक से पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, जल्दी से। अब ये चेंज इन टैक्स ईयर आप जब बुक से पढ़ेंगे तो प्रॉपर अंग्रेजी लिखी हुई है, आप उसे क्रैम करने बैठेंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप इसकी जो चीज़ यहाँ लिखी है इसी को जाके लिखें अंग्रेजी में, ये सारी बात बताई है, इसी को जाके यही 3-4 बातों को अपनी वर्डिंग में सही सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के साथ लिखा है, आपका पेपर पास है। आपने 2-3 बातें लाजमी बतानी है कि भाई टैक्स चेंज पॉसिबल है। सेकंड, अप्लाई करना है कमिश्नर को और कंपेलिंग नीड शो करनी है, कंपेलिंग नीड का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करना आपने। और थर्ड, कमिश्नर के पास 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर इशू करेगा, रिजेक्ट कर देगा तो क्या करेगा, पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर रिजेक्ट करेगा और अपील में कहाँ जाएंगे, बोर्ड पे। और थर्ड है कि पहले से टैक्स ईयर चेंज था, वापस ख़त्म करना चाहता है तो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर वो क्या करेगा, आपका टैक्स ईयर चेंज कर रहा होगा। इसे दफ़ा पढ़ लें, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। शाबाश। वो आपने चेंज करवाया था, आप किसी स्पेशल टैक्स ईयर में, उन्हें लग रहा है पता कि भैया आप इसको डिज़र्व ही नहीं करते, आपने झूठ बोला था, फिर वो कहाँ लाएगा, वापस नॉर्मल में ले आएगा आपको, जब तक है जान। आप जस्टिफाई करना है, कंपेलिंग नीड बताना है, आपकी हर साल नीड चेंज हो जाती है, ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन आपके वो ग्राउंड्स है ही नहीं, तो इसलिए कहते वापस जाओ, नॉर्मल पे करो जुलाई से लेके जून तक। ये सारी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये टैक्स ईयर की या इनकम की, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, पर्सन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए। तो पर्सन अगर आप नाम लेते हैं तो अंग्रेज़ी का अगर आप तर्जुमा करें तो शख्स तो कहते हैं, लेकिन अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स में पर्सन शख्स नहीं होता। टैक्स में जहाँ भी पर्सन का वर्ड लिखा जाए उसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में आता है ही एंड शी, हमारे पास आ जाती है AOP, डैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हमारे पास आ जाता है डैट इज़ अ कंपनी, और हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट। तो ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्सन्स के लिए जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें
तो क्या होगा, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट जो है वो। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट सारे बीच में आते हैं। इवन फॉरेन गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल सब डिवीज़न होती है, मतलब दूसरे ममालिक की सियासी जमातें हो गई, दूसरे ममालिक की जो लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, एक है यूके गवर्नमेंट, एक है लंदन गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन, वो भी क्या है हमारे लिए गवर्नमेंट ही कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है एओपी डेफिनेशन। एओपी किसे कहते हैं, ये आपको पेपर में याद वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन एओपी तो कभी नहीं आज तक ज़िंदगी में मैंने सवाल देखा आया हो, लेकिन पता होना चाहिए एओपी किसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आप इसको याद रखिएगा कि एओपी में क्या कुछ शामिल होगा। आप लोगों ने बिज़नेस लॉ पढ़ा होगा, बिज़नेस लॉ में आपने पार्टनरशिप बिज़नेस पढ़ा होगा, ए बी और सी, पार्टनर सी मर गया, मारते हमेशा सी को ही हैं वो। तो वो जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एओपी कहते हैं। तो एओपी में क्या कुछ शामिल होगा, एओपी में शामिल होगा, एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, और ये फर्म वही है जो आप पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, बिजनेस लॉ में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें ए बी और सी पार्टनर होते हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं, उस फर्म को हम क्या कहते हैं, एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका इसमें शामिल होगा डैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए जो इंडियन है ना, इंडियन कह रहा हूँ, हिंदू फैमिली कल्चर है वो ये है, ये कारोबार फैमिली ओरिएंटेड करते हैं। इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है कि इनका करता होता है और बाकी धरता होता है। करता होता है वो बाबूजी जो डेथ बेड पे होते हैं, लेकिन बहू वैसे करके बोल रहे होते हैं और मरने वाले होते हैं अमरीशपुरी के बच्चे, वो जो हैं आपके क्या होते हैं, डैट इज स्ट्रक्चर। तो बाबूजी ने जो कह दिया होना वही है। तो ये लोग जो हैं ये अपना जब कारोबार शुरू करते हैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड रखते हैं। दादा, उसके बाद जो होगा उसके बच्चे कर रहे होते हैं, फिर पोते जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं। अब काम करेंगे, बिजनेस का स्ट्रक्चर ये है। तो वो जो इनका बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या मानेंगे, एओपी जो है वही मान रहे होंगे। उसके बाद जो भी आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मतलब जो अदालती तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर आपने इदारे क्रिएट किए हुए हैं, वो भी क्या है, आपकी एओपी है। उसके अलावा एनी बॉडी फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, कोई भी इदारा जो किसी भी गैर मुल्की कानून के मुताबिक बना है उसको भी हम क्या मानते हैं, एओपी मान रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, वो इसकी एक्सेप्शन है, एंड दैट इज़ अ कंपनी। कंपनी जो है वो एओपी में नहीं आती, वो सेपरेट होती है। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म एओपी है, हिंदू अनवेल्ड फैमिली क्या है, एओपी है। जो ये सरकारी इदारे बनते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनस क्रिएट होते हैं, एओपी है। कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जैसे XYZ फर्म है, वहाँ भी फर्म है, यहाँ भी क्या होगी, वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी, बट इसमें कंपनी जो है वो नहीं आ रही होती। ठीक है। तो ये आपने क्रैम नहीं करनी, आप इसको इस तरह बुलेट्स की फॉर्म में लिख लें, 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, आपके लिए जो है वो क्या होगी, कन्वीनियंट होगी। ठीक है। तो हमें लग गया पता इंडिविजुअल में कौन आएगा, ही शी। कंपनी गवर्नमेंट में कौन है, फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल सब डिवीजन्स, इवन जो आपके इंटरनेशनल इदारे होते हैं, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF वगैरह हो गया, ये भी सारे किस में कवर होते हैं, हमारे उसी में कवर हो रहे होते हैं। उसके बाद है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी में क्या कुछ आएगा। अब ये कंपनी की डेफिनेशन जो है, इसमें से सिनेरियो बेस्ड सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में डिफाइन कंपनी तो कभी नहीं पूछने वाला वो, कि जी आप कंपनी के डेफिनेशन लिख के बताएं। हाँ, इसमें सिनेरियोज आ सकते हैं। अब कंपनी कौन कौन सी चीज़ों को हम कंपनी कहते हैं, कि कंपनी वो जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में, उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो स्मॉल कंपनी होती है उसको भी हम क्या मानते हैं, टैक्स में कंपनी मानते हैं। फिर बॉडी कॉरपोरेट, जहाँ पे भी आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना बॉडी कॉरपोरेट का वर्ड आता है, इसका मतलब है कि कोई इदारा है जो एज आ कंपनी के तौर के ऊपर चल रहा है। तो पाकिस्तान में कोई भी बॉडी कॉरपोरेट किसी भी कानून के तहत अगर रजिस्टर्ड हुई है उसको भी हम क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे। मुदारबा कंपनीज जो हैं वो भी क्या होती हैं, कंपनीज होती हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान।
कि कोई भी इदारा, देखें जहाँ भी वर्ड लिखा होगा ना इनकॉर्पोरेट का, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड एज आ कंपनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कोई भी इदारा जो कंपनी के तौर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, उस ममालिक के कवानीन के मुताबिक जो कंपनीज के थे, जैसे गूगल LLC है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन है, ये कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है कहाँ पे? अमेरिका में। अमेज़ॉन क्या है? LLC है। क्या है ये? कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है कहाँ पर? USA में। तो भाई ये USA में क्या है? कंपनी है। अगर ये पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान में भी क्या कंसीडर होंगे? कंपनी कंसीडर होंगे। तो कोई भी इदारा जो किसी भी मुल्क में एज अ कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, वो पाकिस्तान में भी क्या होगा? कंपनी ही कंसीडर हो रहा होगा। क्लियर है ये? उसके बाद कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी गैर मुल्की इदारा, चाहे वो कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई ABC फॉर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है, कोई भी गैर मुल्की इदारा जो एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में काम करने आ गया और उसको बोर्ड ने, बोर्ड का मतलब FBR है, उसने बाय जनरल ऑर्डर या बाय स्पेसिफिक ऑर्डर कह दिया कि ये कंपनी है, फिर वो क्या होगी? कंपनी ही कंसीडर होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये बोर्ड का फैसला है। बोर्ड जिसे कह दे कंपनी है तो वो क्या होगा? कंसीडर, टैक्स में कंपनी ही कंसीडर होगा। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है। अब सरकारी इदारे हैं, जैसे ये आपका LDA हो गया, जैसे आपका PHA हो गया, आपके मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है, आपकी OLT अथॉरिटी है, सरकारी है ये। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, ये भी क्या होगी? आपकी कंपनी ही कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई हैं, मॉडल टाउन सोसाइटी है, फार्मर सोसाइटीज़ वगैरह बनी होती हैं, फिशरी सोसाइटीज़ बनी होती हैं, फिर ये आपकी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इनकी सोसाइटीज़ बनी होती हैं, ये भी क्या टैक्स पर्पस के लिए कंपनी कंसिडर होती है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या है? वो कंपनी कंसिडर होती है। आप कोई ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, वो भी आपके लिए क्या कंसिडर होती है? कंपनी ही कंसिडर हो रही होती है। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। आप कंपनी की डेफिनेशन याद नहीं कर सकते, आप इसे क्रैम नहीं कर सकते। आपके लिए कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी इंक्लूड दिस 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 दिस, आपको कभी ज़िंदगी में याद नहीं होगी। तो बेहतर है इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है। एक ये वाला पॉइंट था आपका, ये वाला बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, इसको अच्छी तरह हाईलाइट करें। और अगला पॉइंट है अ फॉरेन एसोसिएशन वाला, इसको हाईलाइट करें। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब इसके हम सवाल करेंगे, आप देखेंगे इसमें से मोस्टली आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहा होता है, ना कि डिफाइन कंपनी जो है वो आपको पेपर में पूछ रहा होगा। क्लियर है ये? तो ये हमारी बात किसकी है? कंपनी की है। हमारे लिए कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी क्या होती है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी के टाइप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 तरह की कंपनीज जो हैं वो कंसिडर होती हैं। एक हमारी जिसको हम कहते हैं डैट इज़ प्राइवेट कंपनी, और दूसरी हमारे पास क्या होती है? पब्लिक कंपनी। ये 2 टाइप्स जो हैं ये हमारे लिए क्या है? सुपर इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इन कंपनी के टाइप्स के ऊपर हमारा इनकम टैक्स का पूरा एक चैप्टर है, कैपिटल गेन, वो क्या करता है? बेस करता है। पूरा चैप्टर हमारा कैपिटल गेन जो है वो किसके ऊपर बेस करता है? कंपनी की टाइप्स पे बेस कर रहा होता है। तो हमारे लिए कंपनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जिसमें सबसे मुश्किल चीज़ जो है क्राइटेरिया वो प्राइवेट कंपनी के, कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज़ नॉन टू बी अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी पब्लिक नहीं है वो क्या है? हमारे लिए प्राइवेट कंपनी है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी क्या होगी। तो जो टैक्स का पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया जो है हमने अब उसको देखना है, जो हम फिर कल के लेक्चर में डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है जी? तो जितना हमने पढ़ा इसको रिवाइज लाजमी करके आइएगा। कल हम पब्लिक कंपनी, साथ साथ सिनेरियोज और प्रोबेबली कल चैप्टर हमारा ये वाला ख़त्म हो जाएगा।